हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मटर की बुआई के समय कौन कौन से खाद और किस कंपनी का बीज यूज़ करें जिससे हमारी यील्ड अच्छी आए और फसल भी तंदुरुस्त हो, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ हो। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक इंसेक्ट पेस्टिसाइड कंपनी से डॉक्टर साहब। वो आपको बताएंगे कि कौन सा बीज, कितनी डोज और कौन सा खाद किस समय आपको मटर में लगाना है, जिससे कि आपकी फली ज़्यादा और उसमें फूल ज़्यादा बने, जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मटर की बुआई के समय किन किन चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि पैदावार अच्छी हो। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात कर रहे हैं मटर की बुवाई पर। तो क्या क्या सावधानी, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे खेत में हमने देखना है कि जो हमारे फसल है या जो भूमि है, वो जाहिर सी बात है वो धान के बाद ही हम तैयार करेंगे उसको। तो अच्छे से आपने उसको पहले पलेवा करना है एक प्रकार से, क्योंकि ज़मीन अधिकतर सूखी होती है धान के बाद। पलेवा करने के बाद उसमें जब आपको लगे कि इसमें ट्रैक्टर या हैरो चल सकती है या कल्टीवेटर रोटावेटर चल सकता है, तो आप उसकी जुताई करें। उसमें नमी होनी चाहिए। नमी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपके ट्रैक्टर उसमें फिसले, मतलब नॉर्मल नमी होनी चाहिए। अच्छे से आपने उसको बारीक करना है, भुरभुरा करना है, और फिर आपने सीड लेना है और अपनी खादें लेनी है। अब बात करें सबसे पहले सीड की, क्योंकि सबसे पहले सीड ही मायने रखता है। अगर सीड आपका अच्छा होगा तो आपकी पैदावार अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो सीड का आप अपने फसल अनुसार, जैसे आपके क्षेत्र में जो सीड चल रहा है सबसे अच्छा, आप उसको ले सकते हैं। मैं कोई विशेष कंपनी तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये सब सीड जो होते हैं ये खुद ही आप लोग जो प्लांट वाले हैं खुद मतलब अपना उत्पाद करके और आराम से उसमें से निकाल के और बढ़िया से सेव करके बेचते हैं। तो आप अपने अनुसार सीड ले सकते हैं। दूसरी बात रही आप फर्टिलाइज़र की, तो जो हमारा एक आधार होता है फसल का, जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं एनपीके। एनपीके तो हर फसल में डालना ही डालना होता है। आप एनपीके लें, एक कट्टा, आवश्यकता अनुसार 1 से 1.5 कट्टा आप एकड़ का ले सकते हैं। और चौथा जो तत्व होता है, जो मुख्य तत्व है, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी ने भी उसको वेरीफाई किया है। पंतनगर नहीं, जो भारत सरकार जो एग्रीकल्चर जो है, मतलब जो विशेषज्ञ हैं उसके, उन्होंने भी वेरीफाई किया है कि हमारी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा, यूपी और उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सल्फ़र की कमी आती है। 87% लगभग सल्फ़र की कमी है हमारी भूमि में। हम लोग एनपीके डालते हैं, लेकिन हम लोग उसमें सल्फ़र नहीं डालते हैं। तो आपने एनपीके के साथ में सल्फ़र लेना है, अपना सीड लेना है, और आपने ड्रिल कर देना है। कुछ लोग बखेर के बोते हैं, कुछ लोग ड्रिल करते हैं। आपने उसको या तो ड्रिल कर देना है या फिर बखेर देना है। हाँ, तो किसान भाइयों, हम लोग खेत में खेती कैसे तैयार करनी चाहिए, वो यूरिया की बात कर रहे थे कि यूरिया क्यों डालना चाहिए। तो हमारे जो खेत में जो ठूंठ होते हैं, उसमें जो नमी होती है उसमें फंगस होती है। और आपको पता है कि अगर हम कोई भी कच्चा गोबर या कुछ भी ऐसा खेत में डालते हैं, तो आपकी फंगस और दीमक के लिए वो मुख्य भोजन होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ठूंठ पानी भर के जो ठूंठ गलाने के लिए हम 25 किलो यूरिया डालेंगे, जिससे कि क्या होता है कि आप उसको जब तक जोतने लायक हो जाएगी ज़मीन, तो वो ठूंठ सारे जो है गल जाएंगे। हाँ तो डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए, जैसे कि हम पेंडा का स्प्रे कर रहे हैं तो इसके लिए नमी का होना ज़रूरी है। बिल्कुल, खेत में नमी का होना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जो केमिकल होता है पेंडा का, वो जो है, अगर नमी नहीं होगी, खेत में खुश्की होगी, तो वो जो है एक लेयर बनाती है। पेंडा जो है आपकी, वो लेयर जो है पानी के थ्रू ही बनाती है। अगर मान लीजिए आपकी ऊपर की सतह जो है वो सूखी हो गई है, तो वो लेयर जो है क्रिएट नहीं कर पाती है। दूसरी बात, स्प्रे कभी भी करनी चाहिए तो शाम के समय पे करनी चाहिए, क्योंकि अगर शाम के समय पे करेंगे तो रात को ओस पड़ेगी, तो जो लेयर है वो अच्छे से बन जाएगी, परत जो है उसकी बन जाएगी। दूसरी बात, स्प्रे कैसे करनी चाहिए पेंडा की, या तो आप उसको साइड से स्प्रे करें ताकि आप उसके ऊपर ना चढ़ें, और या फिर उसको बैक पीछे हट के स्प्रे करें। अगर आप उसके ऊपर चढ़ के स्प्रे करेंगे तो उसकी लेयर जो जहाँ जहाँ आपके पैर बनेंगे, वो लेयर वहाँ ख़त्म हो जाती है। वहीं पे आपका जो है जितने भी नदीन हैं या जितने भी घास हैं, खरपतवार हैं, वो सारे दोबारा जम जाते हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, जैसे कि मटर फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है ना, तो उस समय कौन सी टॉनिक का यूज़ करें, है ना, या कौन से फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उनका स्प्रे करें, जिससे कि फूल और फली ज़्यादा मात्रा में बन सके, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को मतलब ज़्यादा लाभ हो सके। तो देखिए,
जब हमारा पौधा स्वस्थ होता है और जब फूल के समय पे आने वाला होता है, उस समय हमने विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि पौधे में कोई कमी तो नहीं है। पहली बात तो अगर पौधे में कोई कमी है तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 19-19 आता है स्प्रे वाला, आप उसकी स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। वो आपका अगर पौधा तंदुरुस्त हो गया है 19-19 की स्प्रे करने के बाद, तो आप उसके बाद आप अपने फूल की तैयारी करेंगे। तो फूल के लिए क्या करना है आपने, 0-52-34 एक NPK आता है, वो भी उसमें 0% नाइट्रोजन, 52% पोटास, 34% फास्फोरस होता है। इसकी आपने स्प्रे करनी है। साथ में एक ग्रैंड एक्सपर्ट के नाम से एक PGR आता है, आप उसकी स्प्रे कर दीजिए। ये हार्मोन्स बैलेंसर होता है। अगर आप इसकी स्प्रे करेंगे तो ये उस समय जो है फूल पे ज़्यादा कोशिश करेगा, फूल ज़्यादा बनाएगा, ऐसी ब्रांचेस क्रिएट करेगा जिसमें फूल ज़्यादा लगे। और जब इसको स्प्रे कर देंगे फूल ज़्यादा लगेगा, फूल को ड्रॉप होने से रोकेगा। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपका इंसेक्ट वगैरह या फंगस वगैरह ना लगी हो। अगर डॉक्टर साहब फंगस लगी है तो फिर कौन से फंगिसाइड का यूज़ करें जिससे कि हमारा पौधा सूखे ना और एकदम बीमारी जो है वो कंट्रोल में आ जाए? सबसे बेस्ट है, अगर आप जाएंगे तो अच्छे मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा कॉस्टली जाता है। उसके लिए आप एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टैबुकोनाजोल की स्प्रे करें, ज़्यादा ही अच्छा करना है तब। और अगर आपने नॉर्मली पौधा ठीक है आपका, तो आप उसमें थाइफेन मिथाइल या कार्बोनाजिम मैनकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं।